हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स एंड निफ्टी ने क्या रिकॉर्ड गेन किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स अराउंड 447 पॉइंट अप मूव किया, जिसकी वजह से सेंसेक्स अभी 81,337 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 अभी 24,821 पर ट्रेड कर रहा है। आज इन तीन दिनों की गिरावट के बाद मार्केट ने रिबाउंड किया है, जो एक अच्छे साइन है। ब्लू चिप स्टॉक जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC जैसे इंपॉर्टेंट ब्लू चिप स्टॉक ने मार्केट को अप ट्रेंड ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। मिड कैप स्टॉक अराउंड 84% ऊपर गए, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक ने 1.10% की अप मूवमेंट दिखाई। अब हम जान लेते हैं कि इस मूवमेंट का आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड या SIP के अंदर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, उसकी वैल्यू आज बढ़ने को देखने को मिलेगी। और तो और जो लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए आज एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आज का मार्केट आपके लिए अच्छा पोर्टफोलियो ग्रीन आपके ऊपर दिखा होगा और मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी 3 दिन के बाद देखने को मिल रही है। सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज की परफॉर्मेंस देखें तो हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर ने 1% से ज़्यादा का गेन किया, जबकि ऑटो, मेटल, एनर्जी और इंफ्रा ने भी 0.7 से 1% तक की गेन की है। टॉप गेनर की लिस्ट में जियो फाइनेंस, लेंसर एंड टर्बो, भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट ये स्टॉक सबसे ज़्यादा परफॉर्म किए हैं, ये बात आप जान लीजिए। अब इस बढ़ते हुए शेयर मार्केट में भी जो जिन स्टॉकों में गिरावट देखने को मिली वो है TCS, जो 52 वीक का लो इसने टच किया। उसके बाद एक्सिस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली और SBI लाइफ और एशियन पेंट और टाइटन में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अब आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ये किसी स्पेसिफिक स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड से आपको अपने पोर्टफोलियो का जो अपडेट मिल जाता है, उसमें फार्मा स्टॉक में और इन TCS, एक्सिस और SBI लाइफ और एशियन पेंट और टाइटन के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप अपनी कंपनी जिसमें आपने निवेश किया हुआ है उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को होल्ड कीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है। अब IMF ने प्रोजेक्टेड ग्रोथ का फोरकास्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि IMF ने इंडिया की GDP ग्रोथ का फोरकास्ट किया है, जिसमें इसने 2025-2026 में इंडिया का जो GDP ग्रोथ रहेगा वो अराउंड 6.4% रहेगा, जो पहले 6.2 रहेगा, ऐसा इसने कहा है। इसके मतलब से IMF भी इंडिया के ऊपर भरोसा दिखा रहा है और उसने इंडिया की ग्रोथ 6.2 से बढ़ाकर 6.4 कर रही है। कि अगर IMF की ग्रोथ का प्रोजेक्शन बड़ा है, जिसके आम आदमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो जब GDP अच्छा ग्रो करता है तब नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, हायर सैलरी के पैकेज मिलते हैं, सरकार नई स्कीमें डालती है और ये सब IMF की ग्रोथ यानी कि GDP ग्रोथ अगर अच्छी होगी तभी पॉसिबल है। इससे समझ में आता है कि जो लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगी और इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। तो GDP जितना बढ़ेगी उतना हमारे देश के लिए अच्छा फ़ायदा करेगा और ये ग्रोथ अपडेट हमारे लिए एक अच्छे साइन है। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि MCX ने लॉन्च किया है कार्डिमम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। MCX ने 29 जुलाई 2025 को कार्डिमम फ्यूचर अपडेट मार्केट में लाए हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट में 100 kg कार्डिमम का, जिसका डेली प्राइस लिमिट स्ट्रक्चर है 4% इनिशियल और 2% बैंड आफ्टर पॉज। तो MCX स्टॉक खुद 1.5% ऊपर गया है इस न्यूज़ के आने के बाद। अब इसके आने से इन्वेस्टरों को यानी कि आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा ये हम बता देता हूँ। तो साउथ इंडिया में जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जो कार्डिनम यानी कि इलायची की खेती कर रहे हैं, उसके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट टूल होगा। प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने में ये हेल्प करेगा और ट्रेडर्स यानी कि जो खरीदार है उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और कार्डिमम यानी कि जो इलायची की प्राइस है, मरी मसाले की प्राइस है, वो भी स्टेबिलिटी आएगी, जिससे कि कुकिंग मसाले का कॉस्ट हमारा जो फ्यूचर में आने वाला है वो कंट्रोल में रहेगा और लिमिटेड रहेगा। यानी महंगाई का इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म कंट्रोल हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के आने के बाद। यानी मसालों में की प्राइस में
आने वाले दिनों में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके बताइए। अब आईसीआईसीआई बैंक ने स्लाइडली डिप दिखाया है। तो जो आईसीआईसीआई बैंक की जो शेयर वैल्यू है वो 1486 पर क्लोज हुई। स्लाइटली 0.16% का डाउन फॉर्म देखने को मिला और ये अंडर परफॉर्म कॉम्पिटिटर है, जैसे कि एसबीआई, कोटक, इंडियन बैंक के मुताबिक इस आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा खासी गिरावट 0.16% की दिखाई दी है। तो ये एक अपडेटेड साइन है अपने इन्वेस्टरों के लिए। अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को आप ज़रूर चेक कीजिए। अब लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस ने अपने आईपीओ की शुरुआत की है। तो जो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड है वो एनबीएफसी का आईपीओ 29 जुलाई को लॉन्च हुआ है। डे 1 में ये 32% तक सब्सक्राइब हुआ और ग्रे मार्केट का प्रीमियम 4.4% अपर प्राइस पर बंद हुआ। यानी कि ग्रे मार्केट में इस लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ को अच्छी मूवमेंट लोगों को दिख रही है। यानी कि ये आईपीओ आने वाले दिनों में अपने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट लाकर देगा, ऐसा ग्रे मार्केट के टूल के हिसाब से माना जा रहा है। आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इम्पैक्ट इन्वेस्टर का क्या रहेगा? अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करने चाहते हो आप, तो ये कंपनी एक एमएसएमई और व्हीकल लोन्स में काम करती है। यानी कि आईपीओ में मॉडरेट डिमांड है, लेकिन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लीजिए। इस लक्ष्मी आईपीओ ने जो एक एमएसएमई मीडियम साइज एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर कंपनी है जो व्हीकल लोन्स में काम करती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन, कुछ और मेजर डील्स आज के दिन में हुई है, जैसे कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है जिसमें डेडलॉक बना हुआ है और अभी यूएस धमकी दे रहा है इंडिया के ऊपर 20 से लेकर 25% का टैरिफ भी लग सकता है। तो क्या हुआ इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो यूएस ने 1 अगस्त तक ट्रेड डील ना होने के पहले पर इंडिया के एक्सपोर्ट पर 20 से 25% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यानी कि अभी जो ट्रेड डील होने वाली थी उसमें कुछ चीज़ों के वजह से वो ट्रेड डील हो नहीं पाई है, जिससे यूएसए चिढ़ गया है और इसने इंडिया के ऊपर अराउंड 25% का टैक्स लगाने की धमकी दी गई है। मेनली इंडिया के जो फार्म और डेयरी प्रोडक्ट है उसमें यूएसए अपनी फ्री ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी चाहता है। यानी कि जो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में 100% एफडीआई हो जाए, ऐसा यूएस का ट्रेड डील में बोलना है। पर अपनी सरकार इस तरह के फार्मर को और डेयरी प्रोडक्ट को बचाने के लिए इस ट्रेड डील से अभी दूरी बनाई रखी हुई है। तो कंसर्न को देखते हुए हमें टेम्पररी 20 से लेकर 25% तक का टैरिफ देखने को मिल सकता है। अब इसके ऊपर आगे बातचीत करने के लिए यूएस का जो डेलीगेशन है वो अगस्त में आएगा और इसके ऊपर बात करेगा। तब तक टेम्पररी टैरिफ 20 से लेकर 25% का इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर लग सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। अब आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर टैरिफ यूएसए ने लगा दिया तो सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, जीन्स जैसी इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर 10 से लेकर 15% तक की महंगाई बढ़ सकती है। छोटे बिजनेस को नुकसान होगा, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसे में प्रॉफिट कम होगा। अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज में जॉब रिस्क हो सकती है। यानी कि इस टेम्पररी टैरिफ से भी लोगों की जॉब जाने का खतरा है। इसलिए सरकार से ये मेरी अपील है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस ट्रेड डील को क्लोज कर दीजिए। और इसकी पॉजिटिव साइड अगर देखें तो अगर डील हो गया तो आईटी, फार्मा सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक भी ऊपर जा सकते हैं। तो दोनों तरफ फ़ायदा और नुकसान है। आपका इस ट्रेड डील के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ को फोरकास्ट बढ़ाया है, जिससे इंडिया को भी फायदा होगा। तो क्या है? तो आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ 2020-25 के लिए 2.8% से बढ़ाकर 3% कर दिए है। रीज़न, यूरोप ने जो टैरिफ कम हुआ है यूरोपियन एशियन पहले के एक्सपोर्ट के ऊपर। यानी कि यूएस ने एशिया के ऊपर और दूसरे यूरोपियन कंट्री के ऊपर जो टैरिफ का जो बोझ लगाया हुआ था वो थोड़ा कम किया है, जिससे वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं। अब आम आदमी पर इसके आईएमएफ के प्रोजेक्शन का क्या असर पड़ेगा? तो नौकरी के नए मुकाम हासिल हो सकते हैं, जैसे कि आईटी, फार्मा, इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में ज़्यादा हायरिंग कर सकती है। पर फिलहाल टीसीएस अपने 2% एम्प्लॉय को निकालने की कोशिश कर रही है, जो एक मेजर सेटबैक है। गरीब परिवारों को भी सुकून मिलेगा। ग्लोबल ग्रोथ होने की वजह से पेट्रोल, गैस, घी जैसे इंपोर्ट पर स्टेबिलिटी आएगी, जिससे महंगाई कम होगी
और अगर यूएस ने फिर से टैरिफ बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। तो अभी यूएस के ऊपर है क्या वो टैरिफ बढ़ाएगा या घटाएगा, उसकी वजह से भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। और अगर ये ट्रेड डील और ये टैरिफ वॉर अगर ख़त्म हो गई तो अच्छी तरह से महंगाई घटेगी और आम आदमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी और लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो अब गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस की अपडेट हम जान लेते हैं। तो गोल्ड ने 97,790 10 ग्राम दिल्ली में अभी चल रहा है और सिल्वर की 1 केजी की प्राइस 1,13,110 रुपीज़ के आसपास चल रही है। एक साल के अंदर गोल्ड में 25% जबकि सिल्वर में 30% की अब मूवमेंट आई हुई है। यानी कि जो लोग गोल्ड और सिल्वर में निवेश किया हुआ होगा एक साल में ही उसकी ग्रोथ 25% से बढ़ गई होगी। अब अलग अलग सिटी में गोल्ड की प्राइस अगर देखें तो चेन्नई में गोल्ड की प्राइस अराउंड 98,240 रुपीज़ के आसपास है, मुंबई में 97,950 रुपीज़ के आसपास, जबकि कोलकाता में 97,820 रुपीज़ के आसपास है। तो कलकत्ता में गोल्ड सबसे सस्ता मिल रहा है अगर आपको ख़रीदना है तो। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो अपने इंडिया की जीडीपी है वो 6% 2 से लेकर 6.5% तक रहेगा। यानी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 में 6.2 से लेकर 6.5% के बीच में रहेगी। क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुआ है, यानी कि बैंक कॉरपोरेट लोन कम दे रहा है। ये एक रिस्क टेकिंग बात है क्योंकि जितना कम क्रेडिट ग्रोथ होगा उतने ही महंगाई बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहला असर होम और कार लोन एस्पायरेंस को रोका, यानी कि बैंक कॉर्जन है तो नए लोन्स अप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा देरी लगेगी। यानी कि जो लोग होम लोन और कार लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनका वेटिंग पीरियड बढ़ सकता है। स्टार्टअप को नुकसान हो सकता है क्योंकि वीसी फंडिंग स्लो होगा और ख़ास करके टेक स्टार्टअप के लिए ये एक खतरे की घंटी है। रोजगार का सहारा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अराउंड 8 से लेकर 10 लाख नए जॉब आ सकते हैं। तो अगर आप एक स्किल वर्कर हो और इंजीनियर्स हो या तो फिर आप सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोड ब्रांच से हो या तो फिर आपने आईटीआई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से किया हुआ है तो आपके लिए आने वाले सालों में जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा सरकार बोल रही है। फार्मा कंपनीज का रोलर कोस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो एस्ट्राजेनेका जो यूके की फार्मा कंपनी है उसने 50,000 करोड़ रुपए इंडिया में निवेश किए का प्लान बनाया हुआ है। अब नोवा नॉर्डिस्क कंपनी है जो वैगन मेकर का है जिसके स्टॉक में 20% की गिरावट आई हुई है। ये एक सोचने की बात है। अब आम आदमी पर इस फार्मा सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का क्या असर पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। मेडिसिन सस्ती हो सकती है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से डायबिटीज़, कैंसर जैसी जो कम दवाई है वो सस्ती बनेगी और इसकी प्राइस में अराउंड 5 से लेकर 10% तक की गिरावट आ सकती है, जो एक इंडिया के लिए अच्छी साइंस है। बायोटेक ग्रेजुएट के लिए अच्छा मौका है। हैदराबाद, बेंगलोर में R&D जॉब्स के बढ़ सकती है क्योंकि फार्मा सेक्टर में जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जबकि सिप्ला सन फार्मा स्टॉक शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा फार्मा सेक्टर में रिपोर्ट में पब्लिश किया हुआ है। अब रुपी का वीकनेस, यानी कि रुपी अभी अच्छे खासे लो प्राइस पर चल रहा है। इसने अराउंड आप देख ही सकते हो कि $1 के मुताबिक अभी रुपी की वैल्यू 86.82 है और क्रूड ऑयल जिससे हम कच्चा तेल खरीदे उसकी एक बैरल की वैल्यू अराउंड 5,825 रुपीज़ तक है। तो इसका क्या असर पड़ सकता है हमारे आम आदमी के ऊपर, तो पेट्रोल डीजल में 2 से लेकर 3% तक का हाई यानी ₹2 से ₹3 बढ़ सकते हैं अभी आने वाले दिनों में। जो लोग स्टडी में अब्रॉड के लिए जाने वाले हैं उसकी फ़ीस भी 7 से लेकर 10% महंगी हो सकती है। और इस क्रूड ऑयल और रुपी के स्ट्रेंथन होने से, वीकनेस होने से आईटी कंपनीज में और टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है। तो एक तरफ फ़ायदा भी है, एक तरफ नुकसान भी है। जो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनियां, तो रुपया अगर गिरेगा तो वो एक्सपोर्ट सस्ती होगी, तो इससे आईटी कंपनी और टेक्सटाइल कंपनी के जो इंपोर्टर है उसको सबसे ज़्यादा रुपये के गिरने से फ़ायदा हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स 29 जुलाई 2025 की। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका
इसका भी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।